अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं आप लोग? सब लोग खैरियत से हैं? आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की पेश खिदमत हूँ। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जो भी मालूमाती वीडियो हो आप लोगों से शेयर करता रहूँ। ये इंटरव्यू कल 3 मई को एक दोस्त का हुआ है और ये सोचा है आप लोगों से शेयर कर दूँ। थोड़ा सा ये कि आप लोगों को इंटरव्यू के बारे में बैकग्राउंड बन जाएगा भी क्या क्या तैयार करके जाना है। इससे पहले भी मैंने एक इंटरव्यू शेयर किया है, वो भी आप देख लें। और ये इंटरव्यू जो है मॉनिटर्स का हुआ है, लाहौर सेंटर था इसका। और जो भाई इन जिन्होंने इंटरव्यू दिया था उनकी क्वालिफ़िकेशंस थी एमएससी केमिस्ट्री और एमफिल केमिस्ट्री भी वो कर रहे हैं। इंटरव्यू सारा उर्दू में हुआ है। और इसके साथ साथ अगर हम इंट्रोडक्शन, उन्होंने कहा था भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं, तो इन्होंने अपना जो है ना वो नाम और इस तरह अपने शहर का नाम बताया भी मेरा जो है ना तौसा शरीफ से ताल्लुक़ है। तो वो इसके साथ साथ उन्होंने जब ये तौसा शरीफ का इन्होंने नाम लिया तो तौसा शरीफ से ही अब उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिए कि तौसा शरीफ से आप लोग जानते हैं सरदार उस्मान खान बुज़दार साबिक़ वज़ीर आला पंजाब, उनका ताल्लुक़ तौसा शरीफ से है। तो उन्होंने उस्मान बुज़दार के बारे में पूछा कि आप कभी उस्मान बुज़दार से मिले। इसके साथ साथ उन्होंने आजकल वो आप न्यूज़ पे देख रहे होंगे उस्मान बुज़दार को अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है या पता नहीं अरेस्ट हो चुके हैं। पिछले दिनों वो परसों मेरे ख्याल में पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में थे और वहाँ पुलिस पहुंची हुई थी उनको गिरफ़्तार करने। और केस उनका ये है कि डीजी खान में कोई 2 कनाल के करीब कोई अराज़ी थी और उस अराज़ी पर उन्होंने जो है ना वो इल्ज़ाम है कि अपना डेरा बनाया है, जो कि अराज़ी गवर्नमेंट की थी। तो ये उन्होंने पूछा है कि एंटी करप्शन ने उनको अरेस्ट कर लिया है। तो इन्होंने फिर जवाब दिया कि भी ऐसा न्यूज़ में सुना है। इसके अलावा उन्होंने उस्मान बुज़दार के बारे में और मालूमात पूछी तो उन्होंने उनका नाम बताया कि उनके वालिद का नाम फ़तेह बुज़दार है। इसी तरह उन्होंने कहा कि मज़ीद भी कुछ इनके बारे में मालूमात बताएँ। क्यों ऐसा पूछ रहे थे? चूँकि जो इंटरव्यू के पैनल के चेयरमैन थे वो उस्मान बुज़दार के साथ काम कर चुके थे। फिर उन्होंने ये पूछा कि उस्मान बुज़दार ने आपके इलाके के लिए कोई काम किया है, कोई डेवलपमेंट, कोई पार्क्स वगैरह बनाए हों? तो वहाँ पे उस्मान बुज़दार ने अपने तौसा में जो है ना वो काम किए हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं किए। तो पार्क्स से बात निकली तो उन्होंने कहा पार्क्स के अंदर जो बेंचेस होते हैं, वो जो बेंचें हैं वो प्लास्टिक की जो है ना वो इस तरह की मोटी फटियाँ होती हैं, यानी प्लास्टिक आप कह लें उसकी बनी होती हैं। तो वो प्लास्टिक जो है वो किस चीज़ यानी कौन से मटीरियल से बना होता है? तो इन्होंने उनका जवाब दिया पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीविनाइल एसीटेट। देखें ये चूँकि केमिस्ट्री के जो है ना वो थे इंटरव्यू देने वाले, तो इसीलिए उन्होंने केमिस्ट्री से रिलेटेड ही क्वेश्चन किए। इसके बाद उन्होंने कहा है कि भी वो कंप्रेस्ड गिलास नहीं हो सकता। कंप्रेस्ड गिलास से मतलब जो पैरेक्स गिलास है और फ्लिंट गिलास है, ये भी गिलास की टाइप्स हैं, मतलब उनके बारे में उन्होंने पूछा। ये मतलब उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही वो चीज़ों को लेने लगे। इसके बाद उन्होंने ये पूछा है कि भी 2022 में जो नोबेल प्राइज़ है केमिस्ट्री का वो किसे मिला? तो ये इन्हें मालूम नहीं था। नोबेल प्राइज़ की मैं आप लोगों को डिटेल बताता चलूँ। नोबेल प्राइज़ हर साल 6 नोबेल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और वो जो है ना कोई लैंडमार्क अचीवमेंट हो उस अचीवमेंट पे दिए जाते हैं। किन किन शोबाजात में दिए जाते हैं? पहला जो नोबेल प्राइज़ है वो मेडिसिन के शोबे में दिया जाता है, दूसरा फिज़िक्स, तीसरा केमिस्ट्री, चौथा इकोनॉमिक साइंसेस और पाँचवा लिटरेचर में और छठा पीस प्राइज़ होता है। तो 2022 में जिन लोगों को मेडल्स मिले हैं उनकी डिटेल भी आपको बताता चलूँ। ये जो नोबेल प्राइज़ है ये हर साल अक्टूबर के महीने में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और ये स्वीडन और नॉर्वे यहाँ पे इनकी जो सेरेमनी होती है वहीं पे होती है। और इसमें 10 मिलियन स्वीडिश कोरोना या ये 9 लाख जो यूएस डॉलर्स हैं वो भी साथ में दिए जाते हैं और इसके साथ साथ डिप्लोमा और मेडल भी दिया जाता है। ये सबसे पहला नोबेल प्राइज़ पिछले साल 3 अक्टूबर को मेडिसिन के शोबे में दिया गया। ये स्वांति पाबो हैं उनको दिया गया है। और इसके बाद जो दूसरा फ़िज़िक्स का नोबेल प्राइज़ है ये 4 अक्टूबर को। और ये फ़िज़िक्स का नोबेल प्राइज़ 3 जो है ना वो आदमी थे उनको उन्होंने मिल के शेयर किया है। एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लाज़र और एंटन ज़िलिंगर, ये 3 लोग थे, इन्होंने क्वांटम टेक्नोलॉजी पे काम किया तो इसीलिए इनको भी नोबेल प्राइज़ फ़िज़िक्स में मिला। और केमिस्ट्री में भी 3 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है जिसमें एक फ़ीमेल हैं, ये कैरोलिन बैटोज़ी ये फ़ीमेल हैं, और मार्टिन बेल्डल और बैरी शार्पलेस, इन तीनों को भी 2022 में नोबेल प्राइज़ दिए गए केमिस्ट्री में। और इसमें जो हमारे पास थोड़ी सी और मालूमात में केमिस्ट्री से रिलेटेड बता दूं, जो डॉक्टर बैटोज़ी हैं ये 8वीं खातून हैं केमिस्ट्री में जिनको नोबेल प्राइज़ मिला।
और डॉक्टर शार्पलेस जो हैं ये 5वें ऐसे साइंसदान हैं जिनको दूसरी बार नोबेल प्राइज़ मिला है। और लिटरेचर में अगर देखें तो लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ 6 अक्टूबर को डिस्ट्रीब्यूट हुआ और ये फ्रांसीसी नावलिस्ट हैं एनी अर्नॉक्स, इनको दिया गया। एनी अर्नॉक्स की उम्र 82 साल है और ये 17वीं खातून हैं जिनको नोबेल प्राइज़ जो है वो अदब के शोबे में मिला। और पीस प्राइज़ ये रशियन जो है ना ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन पे बात करने वाले एक शख्स हैं एलिस बिलास्की, तो इनको ये दिया गया। आजकल ये यूक्रेन के अंदर मतलब ये इस तरह की सिविल ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं पीस के लिए। तो ये 6 जो है ना वो नोबेल प्राइजेस थे, ये भी आप लोग देख लें। इसके अलावा उन्होंने ये पूछा कि पाकिस्तान में केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वर्क किसने किया, मशहूर शख्सियत हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ। डॉक्टर अताउर रहमान, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में हुसैन इब्राहिम जमाल इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री है उसके डायरेक्टर रह चुके हैं। और इसके साथ साथ ये 2000 में मार्च सन 2000 में अताउर रहमान को फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाया गया। और इसके बाद इसी वक्त वो डायरेक्टर भी थे हुसैन इब्राहिम जमाल रिसर्च इंस्टीट्यूट के। और बाद में फिर इन्हें 2002 में HEC का चेयरमैन भी बना दिया गया। मशहूर ये इसलिए, अच्छा HEC का चेयरमैन का ये है कि भी पहली बार जो HEC जो काम करना जब शुरू किया HEC ने 2002 में, तो सबसे पहली बार जो चेयरमैन बने वो अताउर रहमान थे। तो डॉक्टर अताउर रहमान की खासियत ये थी कि डॉक्टर अताउर रहमान ने गवर्नमेंट को इस बात पे एग्री कराया कि वो जो है ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो फंड्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करें। तो तकरीबन पिछली जो स्कीम्स थी, एजुकेशन की पॉलिसीज़ थी, उनके मुकाबले में इन्होंने 1200% ज़्यादा जो है ना फ़ंड मंजूर कराए 2002 से 2004 के दौरान। और इसके अलावा इन्होंने HEC के थ्रू तकरीबन 350 के करीब ऐसे प्रोजेक्ट्स भी वो लॉन्च किए जिससे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ख़ासकर PhD के लिए जो स्कॉलरशिप्स दी जाती थी उन वक्तों में 150 जो है ना फ्री PhD कराई जाती थी। तो इन्होंने फिर PhD को 150 से 300 कर दिया और अब जो है ना मेरे ख्याल में 1000 स्कॉलरशिप्स PhD जो पाकिस्तानी उनको स्कॉलरशिप दी जाती हैं। इसके अलावा चेयरमैन ने ये भी पूछा है भी आप चूँकि MPhil कर रहे हैं तो MPhil में साफ ज़ाहिर रिसर्च होती है, तो रिसर्च जो है केमिस्ट्री की आजकल किन जो है ना टॉपिक्स पे चल रही है, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं। तो इन्होंने सोलर टेक्नोलॉजी कहा, इसके अलावा एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट ऑफ नैनो एंड मैक्रो पार्टिकल्स, और इस तरह और भी एक दो हैं मतलब ये ग्रीन केमिस्ट्री और इस तरह के शोबाजात हैं जिनमें जो है ना वो काम हो रहा है। और ये हर किसी के अपने अपने जो है ना फील्ड से रिलेटेड ही देखें वो पूछ रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने ये पूछा, अच्छा अपने सोलर टेक्नोलॉजी की बात की, तो उन्होंने कहा ये सोलर का ताल्लुक फ़िज़िक्स से है या केमिस्ट्री से है, तो नो डाउट इसका ताल्लुक फ़िज़िक्स से है। तो फिर उन्होंने पूछा भी केमिस्ट्री में फिर क्यों इसको पढ़ा रहे, तो उन्होंने बताया कि इसमें हम जो है ना टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और इस तरह के दूसरे जो है ना वो इफ़ेक्ट्स हैं जो नैनो कंपोजिट होते हैं सोलर पार्टिकल के अंदर, तो उनकी हम डिटेल देखते हैं। और इसके बाद उन्होंने इन्हें सेकंड मेंबर की तरफ रेफ़र कर दिया। सेकंड मेंबर ने इनसे पूछा व्हाट इज़ पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो ये एजुकेशन में हमारा जो टेस्ट हुआ था IC का मॉनिटर का, उसमें भी पोर्टफोलियो आया हुआ था। पोर्टफोलियो इज़ ए सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क दैट रिप्रेजेंट्स स्टूडेंट एक्टिविटीज़, अकम्पलिशमेंट्स एंड अचीवमेंट्स ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इन वन और मोर एरियाज ऑफ करिकुलम। तो ये जितनी भी मतलब एक जो है ना वो करिकुलम के किसी ख़ास जो है ना पोर्शन में एक स्टूडेंट ने जो भी उसकी अचीवमेंट्स, वर्क और एक्टिविटीज़ होती है उन सारों की जो कलेक्शन होती है, डिटेल होती है, वो एक यानी आप ऐसे समझ लें एक रिपोर्ट आप कह लें, तो इस तरह उसकी एक जो रिपोर्ट होती है उसी को हम पोर्टफोलियो जो है ना कहेंगे। वो एक ख़ास ड्यूरेशन में होती है, अभी इसने पहले सेमिस्टर के अंदर ये काम किया, ये अचीवमेंट्स की, ये चीज़ें उसने सीखी और ये एक्टिविटीज़ करता रहा, इसी को हम पोर्टफोलियो कहेंगे। और एकेडमिक कैलेंडर क्या होता है, एकेडमिक कैलेंडर ये होता है कि भी हमने साल के किस दौरानिया में, जब हम छोटे थे स्कूलों में, हाई स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, तो वहाँ टीचर जो है ना वो हर महीने जब नया महीना शुरू होता तो वो एकेडमिक कैलेंडर उठवा के वो देखते भी अच्छा अभी ये फरवरी के महीने में हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, तो मार्च में हमने चैप्टर नंबर 3 और 4 पढ़ना है। तो उसमें वो सेगमेंट वाइज चीज़ों को डिवाइड किया होता है कि हमने साल के कौन से हिस्से में क्या क्या काम करना है, कहाँ हमने किन किन चीज़ों को कैसे लेके चलना है, तो ये एकेडमिक कैलेंडर उसी को ही कहते हैं। इसके साथ इनसे एक और भी क्वेश्चन किया गया, पर्पस ऑफ द एकेडमिक कैलेंडर। एकेडमिक कैलेंडर का पर्पस क्या होता है, पर्पस ये होता है ये एज ए रिमाइंडर के तौर पे यूज़ होता है, हमें ये चीज़ें याद रहती हैं भी किस महीने में क्या क्या काम करना था, हम उसके मुताबिक चीज़ों को लेके चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे। और इसके साथ जो एक और इनसे क्वेश्चन किया गया कि डू यू नो अबाउट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में आप कुछ जानते हैं। क्यों उन्होंने पूछा, क्योंकि जो मॉनिटर्स होंगे वो उन्होंने उनको नो डाउट टैब्स दिए जाएंगे और टैब्स के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे और उन सॉफ्टवेयर्स को लेके हमने
वहाँ पे मतलब मॉनिटरिंग करनी है। तो इसी से रिलेटेड फिर उन्होंने कहा अच्छा ये बताएं डिजिटल मॉनिटरिंग क्या होती है, डिजिटल मॉनिटरिंग। तो डिजिटल मॉनिटरिंग ये है कि भी आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो पहले मॉनिटरिंग होती थी, ऐसे फॉर्म होते थे, मुख्तलिफ फॉर्म वगैरह फिल करते थे, उसमें हम ये बताते थे भी हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं, इस तरह मुख्तलिफ सवालात होते थे, पहले से बने होते थे या हम खुद बना के जाते थे। फिर हम वहाँ चेक के दौरान ये देखते थे यहाँ पे ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा, हो या नहीं। तो अब हमने वही काम करेंगे वहीं, लेकिन वो सारा डाटा हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए कोई एक जैसे RTM ऐप है और उस ऐप को हम टैब के अंदर इंस्टॉल करके वो सारी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करेंगे, यानी ऑनलाइन जो है एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड में लेके आएंगे, जितने भी बिहेवियर्स होंगे या इस तरह की वो सारी चीज़ें। तो इसी को हम डिजिटल मॉनिटरिंग में कहेंगे। होगी मॉनिटरिंग पहले की तरह, लेकिन अब जो है ना वो हमारी जो मॉनिटरिंग होगी वो इंटरनेट और टैब के ज़रिए या ऐप्स के ज़रिए होगी। और हाउ विल यू मैनेज टू योर MPhil इफ़ यू गेट, तो क्योंकि इन्होंने बताया मैं MPhil कर रहा हूँ, तो ये इन्होंने फिर पूछा भी अच्छा आप तो MPhil कर रहे हैं, फिर आप मॉनिटरिंग वाली जॉब कैसे करेंगे, MPhil को कैसे मैनेज करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इनके लिए मतलब ये एक बात फंसने वाली भी थी। अब वो किस तरह उन्होंने पता नहीं इस बात को डिफेंड किया है। तो यही सारा इंटरव्यू था। होप सो और भी अगर कोई इंटरव्यू होगा तो आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर होती रहे। थैंक यू।